सो एग्जाम्पल नंबर 3.7 है ऑन पेज नंबर 70। क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं तो उसके हिसाब से फिर साथ साथ हम डेटा फॉर्म करते हैं। अ बॉल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमें जो डेटा गिवन है वो है 30 मीटर्स पर सेकेंड, और साथ साथ एंगल भी गिवन है कि हमारा जो एंगल है, अब जिस बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड से जब हमने थ्रो किया है, सो ये हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी है बॉल की, और जिस एंगल से हमने थ्रो किया है बॉल को वो इक्वल है 30 डिग्रीज के। और डिटरमाइन द हाइट टू विच इट राइजेस, हमें जो है वो उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है कि किस हाइट तक या कितनी हाइट तक वो रीच करेगा। और टाइम ऑफ लाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हमें एक्चुअली यहाँ पर तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है, हाइट भी कैलकुलेट करनी है, टाइम भी कैलकुलेट करना है, और रेंज भी कैलकुलेट करनी है कि कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये बॉडी कवर करेगी। सो डेटा क्लियर है इसका? यस सर। ओके। सो सबसे पहले अगर हम हाइट कैलकुलेट करें, हाइट हमारे पास इक्वल है VI² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2G। और VI हमारे पास गिवन है 30। सो सारा डेटा जो है वो हम दो ही चीज़ें डेटा में गिवन है जो कि ऑलरेडी SI यूनिट के अंदर ही है, तो उसको हम एज इट इज सॉल्व करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा में हम साइन 30 का स्क्वायर ले लेंगे, साइन 30 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2G। तो डेटा में हम G ऐड कर देते हैं, G जो है वो कांस्टेंट होता है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो 2 × 10, 30 का स्क्वायर कैलकुलेट करें तो हमारे पास हो जाएगा ये 900 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम जो है वो साइन 30 की वैल्यू निकालते हैं और फिर उस वैल्यू का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। साइन 30 इज इक्वल्स टू 0.5। सो साइन 30 की जगह 0.5, देन इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 10 इज 20। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 900 मल्टीप्लाई बाय 0.5 स्क्वायर इज 0.25 डिवाइडेड बाय 20। सो उस पूरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, 900 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 20। सो हमारे पास फाइनली हाइट जो ये प्रोजेक्टाइल रीच करेगा वो इक्वल हो जाएगी 11.25 मीटर के। हाइट क्लियर है? यस सर। ओके। देन कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम हमारे पास इक्वल है VI² साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय G। सो वेलोसिटी हमारे पास थी 30, तो ये हो जाएगा 30² मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा। सो थीटा हमारे पास 30 डिग्रीज है, सो टू थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के। ये चीज समझ सर आई? टाइम का फॉर्मूला VI² नहीं होगा, 2VI होगा। ओके ओके, मैंने जो है वो रेंज वाला फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, इसको हम रेंज लिख देते हैं, पहले रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। सो रेंज का मैंने फॉर्मूला लिख दिया था VI² साइन 2 थीटा ओवर G। तो मैंने 2 थीटा की जगह 60 डिग्री पुट किया, ये चीज क्लियर है? सर ये 60 वाले को दफा रिपीट करना। देखो फॉर्मूले के अंदर आ रहा है ना साइन 2 थीटा, पहले फॉर्मूले में तो थीटा आ रहा था सिर्फ, तो वहां मैंने थीटा की जगह 30 पुट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2 थीटा, तो थीटा तो 30 डिग्री ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो 2 थीटा इक्वल हो जाएगा 2 × 30 के, तो 2 × 30 होता है 60, तो हमने उसको 60 कर दिया। ओके सर। ठीक है। सो 30 का स्क्वायर ले लेंगे और साइन 60 की वैल्यू 0.866। सो 30 का स्क्वायर हो गया 900 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 इज 0.8
66। इसको डिवाइड कर देंगे 10 से। सो जीरो और एक जीरो तो ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, तो हम सिंपली जो है वो उसको 0.866 की जो वैल्यू आई है, साइन 60 की जो वैल्यू आई है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 90 से। तो हमारे पास रेंज आ जाएगी इस प्रोजेक्टाइल की, जिसको 30 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री से थ्रो किया था, इक्वल्स टू 77.94 मीटर्स। क्लियर है ये? यस सर, लेकिन बुक में यहाँ पे 80 मीटर लिखा हुआ है। 80 मीटर्स लिखा हुआ है, एक सेकेंड। सर यहाँ ठीक पे है, मैंने 9.8 यूज किया हुआ है सही है, कोई शायद। इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। हम जो है वो मैट्रिक क्लास तक तो जी की वैल्यू 9.10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राउंड ऑफ करके यूज़ करते थे। सो यहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर जो है वो हम इसकी राउंड ऑफ किए बगैर जो डेसिमल वैल्यू है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, वो यूज़ कर वो ही यूज़ करेंगे। सो मैंने जो है वो 10 यूज़ कर लिए, तो उसके उससे कोई इशू नहीं है, मेथड बिल्कुल सेम है। ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे 2 VI sin थीटा/जी। सो टू की जगह 2 आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 है, और थीटा हमारे पास इक्वल है 30 डिग्री के। सो 30 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय 10, 9.8 ले लेते हैं इस बार। सो 2 × 30 हमारे पास इक्वल होगा 60 के, और साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 0.5 एंड डिवाइडेड बाय 9.8। सो 60 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा, एंड 30 डिवाइडेड बाय 9.8। सो 30 को 9.8 से डिवाइड करते हैं। सो 3.06 सेकेंड्स हमारे पास टाइम आ जाएगा इस प्रोजेक्टाइल का, 06 सेकेंड्स। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। ओके, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, इसी के साथ ही उसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3.8। इसमें कहा है इन एग्जाम्पल 3.7 कैलकुलेट द मैक्सिमम रेंज एंड हाइट रीच बाय द बॉल इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा जो हमने प्रीवियसली सॉल्व किया। यहाँ पे ये सिर्फ ये कहा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा जो एंगल था प्रोजेक्टाइल का, वो इक्वल था 30 डिग्री के। सो यहाँ कह रहे हैं कि अगर थीटा जो है वो 30 डिग्री के बजाय 45 डिग्री हो, और इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल उसी तरह से सेम हो 30 मीटर्स पर सेकेंड के, सो हमें कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हाइट कैलकुलेट करनी है और रेंज कैलकुलेट करनी है। इसी तरह से अगर उसी प्रोजेक्टाइल को हम 45 डिग्रीज के बजाय 60 डिग्री के ऊपर लॉन्च करें, इनिशियल वेलोसिटी वही 30 मीटर पर सेकेंड हो, सो हमें हाइट कैलकुलेट करनी है और रेंज कैलकुलेट करनी है। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है वो खुद से ट्राई करना, और आंसर्स को जो है वो इसी जो सॉल्व एग्जांपल है उससे वेरीफाई करना। सर। अच्छा, इसी तरह का एक क्वेश्चन हमारे पास प्रॉब्लम्स के अंदर भी है 3.10, और इसका पेज नंबर है 75। फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। तो एक प्रोजेक्टाइल का एंगल गिवन है हमें 30 डिग्रीज, और साथ कहा है कि टू थ्रो अ 40 मीटर पास व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। हमें इनिशियल वेलोसिटी
फाइंड आउट करने को कहा है, और एक और चीज कही गई है, टू थ्रो अ 40 मीटर पास। सो 40 मीटर, ये क्या चीज गिवन है? सर ये रेंज है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, ये रेंज गिवन है, क्योंकि फुटबॉलर जो है वो बॉल को किक कर रहा है और उससे वो 40 मीटर का पास करना है दूसरे प्लेयर को, तो एक्चुअली ये रेंज ही गिवन है। सो वही रेंज वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और वहां उस रेंज के फॉर्मूले से हम इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो रेंज का जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, VI² साइन 2 थीटा ओवर जी, तो ये फॉर्मूला जो है वो हम वहां पे अप्लाई करते हैं। VI² साइन 2 थीटा ओवर जी इज इक्वल टू रेंज। अब इसमें जो है वो हमें वी आई कैलकुलेट करना है, तो हमारी मर्जी है कि हम जो है वो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो है वो इन वी आई को सब्जेक्ट बना लें, या फिर हम जो है वो पहले वी आई को सब्जेक्ट बना लें और उसके बाद वैल्यूज़ को जो है वो हम सब्स्टिट्यूट करें। तो जी सामने जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेयर जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो आर और जी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और साइन 2 थीटा जो है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा, और इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास VI²। VI² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे दूसरी साइड पे। सो ये इक्वल हो जाएगा RG डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। वैल्यूज को पुट करें तो रेंज हमें गिवन है 40, और जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 9.8 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। सो साइन की जगह साइन आ जाएगा, और थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, तो 2 थीटा इक्वल हो जाएगा 60 के, और उसका पूरा स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। सो 40 को मल्टीप्लाई करते हैं 9.8 से, 40 इंटू 9.8, और ये इक्वल हो जाएगा 392 के, और साइन 60 हमने अभी कैलकुलेट किया था 0.866, देन उसका स्क्वायर रूट। सो 392 डिवाइडेड बाय साइन 60, सो ये इक्वल आ जाएगा 452.64 के, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। स्क्वायर रूट ऑफ 452.64। सो फाइनली इनिशियल वेलोसिटी 21.2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 21.27। 21.27। सो ये इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ रही है उस बॉल की, जिसको हमने 30 डिग्री से थ्रो किया, और हमें उसे 40 मीटर्स दूर तक उसको लेकर जाना है। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। ओके, तो इसी तरह की एक और प्रॉब्लम सेम टॉपिक की 3.11, और बॉल इसमें डेटा में कुछ इस तरह से कहा है कि बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स with a velocity of 21 meters per second. So initial velocity है हमारे पास 21 मीटर पर सेकेंड, और हाइट हमारे पास गिवन है, हाइट इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स। हाउ फार ऑफ इट हिट्स द ग्राउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी। हमें बताना है कि वो ग्राउंड पे कितनी दूर जाके जो है वो गिरेगी। हाउ फार फ्रॉम इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब रेंज हमें कैलकुलेट करनी है, और विद व्हाट वेलोसिटी, इसका मतलब है हमें यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है।
सो यहाँ पर जो है वो हमें एंगल नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये कहा है बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। सो कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाएगी हमारे पास कि इस 10 मीटर हाई, ये हाइट हो गई हमारे पास, और इस बॉल को हमने थ्रो किया है सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया है, जो कि है 21 मीटर्स पर सेकेंड। सो ये जो 21 मीटर पर सेकेंड है, ये हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है यहाँ पर वो इक्वल टू 0 है। जब इसको हमने इस डायरेक्शन में इस तरह से थ्रो किया, तो थ्रो करके वो कुछ इस तरह से जो है वो फॉल करेगी, और फॉल करने के बाद हमें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट के ऊपर जब बॉल पहुंचेगा, तो इस पॉइंट के ऊपर इसका जो फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, सॉरी हाँ, फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा फाइनल वेलोसिटी का वो सेम रहता है, जैसे हमने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टली कोई चेंज नहीं आता। सो फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, और फिर हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से जो है वो उसको चेक करेंगे कि इसमें वी एफ जो है वो कितना आ रहा है। डेटा जो मैंने बनाया है वो क्लियर है? सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स यूज करने हैं, मतलब हम डायरेक्ट वीएफ नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो, डायरेक्ट वीएफ हम फाइंड करते अगर बॉल को इस तरह से ड्रॉप किया गया होता, सीधा वर्टिकली ड्रॉप किया होता, तो हम डायरेक्ट यहाँ कहते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 थी, और यहाँ हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये तो वही सिंपल जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर किए थे हॉरिजॉन्टल ग्रेविटेशनल मोशन के, उस तरह के प्रॉब्लम्स थे। बट जैसे हमने यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट जो प्रोजेक्टाइल का किया था, मैं पेज नंबर बताता हूँ, वहां पे हमने बिल्कुल इसी तरह की डायग्राम भी देखी थी, और इसी डायग्राम को हमने सॉल्व किया था। और सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये वी आई एक्स है या फिर ये वी एफ वाई है? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो, एक बॉडी बॉल की जो है वो एक इनिशियल वेलोसिटी है, और एक बॉल की जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, ये दो वेलोसिटीज तो सिंपल है, वो हमें पता है कि दो वेलोसिटी होंगी। एक इनिशियल वेलोसिटी होगी बॉडी के बाद, दूसरी फाइनल वेलोसिटी होगी। अब हमें पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मतलब है इसके दोनों कंपोनेंट्स होंगे। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी होगा, जिस तरह हर वेक्टर का होता है। बिल्कुल इसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी होगा। इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और एक होगा फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। जिस तरह हर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, इस वेक्टर के भी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज के भी दो कंपोनेंट्स होंगे। सो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं ना, तो ये वाली जो चीज है ना, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, या ओवरऑल ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो थ्रू आउट दी मोशन कांस्टेंट रहती है। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा जीरो होती है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती। जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है फोर्स का, सॉरी वेलोसिटी का, उसके अंदर चेंज आ रहा होता है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक चीज मिस्टेक कर दी। सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, दोनों कांस्टेंट नहीं होते, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये कांस्टेंट होता है। इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी का भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट होता है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। जो चेंज आता है वो सारा का सारा जो है वो वर्टिकल मोशन के अंदर आता है। वी आई वाई के अंदर चेंज होगा, और वी एफ वाई के अंदर इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, जो कि इस एग्जांपल के अंदर जीरो है,
और इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है, जो कि हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सर अगर कांस्टेंट यहाँ यानी जो यहाँ पे 21 दिया हुआ है वो होगा। इनिशियल वेलोसिटी, एक मिनट में क्वेश्चन में देखता हूँ। अ बॉल इज थ्रोन, हाँ ये जो 21 दिया हुआ है ना, ये देखो मैंने यहाँ डायग्राम में भी लिखा है कि ये जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, तो उसके अंदर कोई वर्टिकल वेलोसिटी का या कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। क्वेश्चन में कहा है कि जो पूरी टोटल वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, इसलिए हमने जो है वो वी आई वाई को 0 रखा है। ओके सर। ओके तो अब यहाँ पे वो फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं होंगे जो कि हमने वहां पे यूज किए थे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, साइन थीटा वाले, रेंज, हाइट और वो वाले फॉर्मूलाज जो है हम अप्लाई यूज नहीं करेंगे। सो रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है और फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। सो ट्राई करते हैं, लेट्स सी किस तरह से इसको सॉल्व करना है। एक तो ये चीज हमें क्लियर है कि इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है और इनिशियल वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो टोटल जो है वो 21 मीटर्स पर सेकेंड ही है। फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट हमें कैलकुलेट करना है। इक्वेशन हम ये अप्लाई कर सकते हैं हम दैट, रेंज तो वाले फॉर्मूला से कर सकते हैं ना, जो भी हमने पीछे किए थे। हाँ देखो उससे हम रेंज लोग इसको, रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, रेंज हम फाइंड आउट करते थे उस मेथड से जब हमें वो दिया हुआ होता था, क्या कहते हैं, एंगल दिया हुआ होता था। अब यहाँ पे किसी खास एंगल से हमने थ्रो नहीं किया है बॉल को, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पूछा है हाउ फार इट हिट्स द ग्राउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी। सो हाउ फार मींस वो जिस पॉइंट से हमने इसको थ्रो किया वहां से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, जिसको हम नॉर्मली रेंज कहते थे या फिर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कह सकते हैं। हम जो है वो ये चीज जो कैलकुलेट करें वो उस एंगल वाले फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं करेंगे, बिकॉज हमें वो चीज गिवन ही नहीं है। ओके सर। ठीक है। सबसे पहला जो हमने इस टॉपिक के अंदर फॉर्मूला देखा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, कि अगर हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वो इक्वल होता है वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसी तरह से अगर हमें वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वो इक्वल होता है हाफ जी इंटू टाइम स्क्वायर के। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या जो रेंज हमें फाइंड करनी है वो तो इस फॉर्मूले के अंदर आ रही है। यहाँ वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हमें पता है कि थ्रू आउट द मोशन जो है वो 21 है, टाइम हमें नहीं पता। इसी तरह से वर्टिकल डिस्टेंस हमें पता है, ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है जिसको हम यहाँ इक्वेशन के अंदर y कहा था, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हमने इक्वेशंस के अंदर x कहा था। यहाँ एक्चुअली मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी है जिसके लिए मुझे टाइम रिक्वायर्ड होगा, और टाइम कैलकुलेट करने के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। वर्टिकल हाइट या वर्टिकल डिस्टेंस हमें गिवन है 10 मीटर्स, यहाँ आ जाएगा 10 1/2, और जी की जगह हम पुट कर देते हैं 9.8 मल्टीप्लाई बाय टाइम स्क्वायर। अगर हम यहाँ से टाइम कैलकुलेट करें तो टाइम इक्वल हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9.8, और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये टाइम की वैल्यू चेक करो क्या आ रही है। सर 1.42। स्क्वायर रूट लेने के बाद आई है ये, यस सर। ठीक है। 1.42 सेकेंड जो है वो उसका टाइम आ रहा है, और इस टाइम को यहाँ हम पुट करके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि बॉडी ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है। और जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इट इज 21। 21 इंटू टाइम हमने कैलकुलेट किया है 1.42।
सो ये प्रोडक्ट दिखाओ, फिर हम चेक करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो सही आ रहा है या नहीं। 30। आगे 30। वैसे 30 आ रहा है, 30 ठीक है, मीटर्स। 30 आ रहा है। 30 तो हमारे पास यूनिट हो जाएगा मीटर्स। सो 30 मीटर हमारा आंसर आ रहा है, और यहाँ भी बुक के अंदर जो है वो एग्जैक्टली 30 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है। तो हमने इससे जो रेंज या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करने को कहा था, तो वो हमने कैलकुलेट किया। इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं। सो अब देखो, फाइनल वेलोसिटी जो हमें कैलकुलेट करनी है, अब इसमें देखो फाइनल वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने खुद कहा कि वो इक्वल है 21 मीटर्स पर सेकंड के, और फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट अभी हमें कैलकुलेट करना है। वाई कंपोनेंट हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को यूज करके हम फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। सेकंड चीज जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, समझ आ गया? यस सर। ओके। सो फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वी एफ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के स्क्वायर्स को हम प्लस करेंगे, जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू तो गिवन है हमें। फाइनल जो वाई कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। सो वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम कोई इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, लाइक वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। सो ये हमारे पास इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम y कंपोनेंट या वर्टिकल मोशन पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा वी एफ वाई, ये हो जाएगा वी आई वाई। जी जो है वो कांस्टेंट होता है, और टाइम x और y कंपोनेंट का दोनों का सेम ही होता है। सो अगर हम यहाँ से वी एफ वाई कैलकुलेट करें, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस जी मल्टीप्लाई बाय टी। सो जी हमने 9.8 यूज करना है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट किया था 1.42। जीरो को ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो फाइनल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1.42। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9.8 को 1.42 से, सो 13.91 हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ जाएगा, 13.91 मीटर्स पर सेकेंड। यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, देखो जो चीज हमें फाइंड आउट करनी थी फाइनल वेलोसिटी, यहां में ये नहीं कहा कि फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट फाइंड करो, या फिर हमें ये नहीं कहा कि फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करो। हमें कहा है कि सिर्फ फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी या कोई भी वेक्टर हो उसके अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों होते हैं। सो मैंने यहाँ पे जो है वो वही जर्नल वेक्टर वाला फॉर्मूला लिखा है कि फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो उसको वैल्यूज को पुट करते हैं, बिकॉज हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की भी वैल्यू आ गई है, वर्टिकल कंपोनेंट की भी वैल्यू आ गई है, तो हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर। सो एफ एक्स की वैल्यू तो वही है 21, इसका स्क्वायर, प्लस y कंपोनेंट अभी हमने यहां पर निकाला है 13.91, सो 13.91 स्क्वायर। सो इसको हम सॉल्व करते हैं, 21 स्क्वायर प्लस 13.91 स्क्वायर, इसको सॉल्व करो स्क्वायर रूट के साथ, तो देखो क्या आंसर आ रहा है।
सर 25.19। 25 पॉइंट, स्क्वायर रूट लेने के बाद टोटल आंसर है ये। यस सर। ओके, चेक करो जरा आंसर सही है ये। ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड है हमारे पास, 25.19 मीटर्स पर सेकेंड आंसर आ रहा है। क्लियर है ये? यस सर। ओके। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो हमारे पास पास पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले ये है 2019। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फुटबॉलर किक बाय a football is kicked by a football player in the air। तो एग्जाम्पल किस कौन से टाइप के मोशन की है? प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इट इज आ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, when a projectile reaches the highest point of the trajectory। सो इसी डायग्राम के अंदर देखते हैं तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है हाईएस्ट पॉइंट, और इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो ग्राउंड से जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता है। सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी विल बिकम व्हाट? सर ए आंसर होगा। ए आंसर होगा 0। कैसे किया ये? सर आपने बताया था कि इनिशियल पोजीशन पे वी वाई हमेशा ज़ीरो होता है और वी एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है। बिल्कुल सही है, वी एक्स की तो हमेशा सेम वैल्यू होती है पूरे मोशन में। तो ये जो मैंने इनिशियल पोजीशन पे वी आई इस वेलोसिटी से अगर इसको किक किया है तो इस वेलोसिटी के हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक हमारे पास हो जाएगा वी एक्स और एक हो जाएगा हमारे पास वी वाई। आई को फिलहाल हम यहाँ छोड़ देते हैं। इसी तरह से जब ये बॉल इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो अगेन इसका जो वेलोसिटी है वी, उसके दो कंपोनेंट होंगे, वी एक्स तो एज इट इज होगा, जबकि वी वाई जो है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह जब यहाँ पहुंचेगी बॉल तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो वी एक्स मौजूद होगा, वी वाई जो है वो यहाँ पर 0 होता है। और जैसी बॉल यहाँ हाईएस्ट पॉइंट से आगे पहुंचेगा तो अब इसके बाद जो वी एक्स है वो तो हमेशा पूरे मोशन में सेम रहता है, तो यहाँ पर भी सेम ही होगा, यहाँ पर भी वी एक्स बिल्कुल सेम ही होगा। यहाँ वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो है वो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा बिकॉज बॉल नीचे मूव कर रही है, और यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। सो क्वेश्चन में हमें हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पूछा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो इसका आंसर जो 0 है वो बिल्कुल सही है। रीजन क्लियर है ये? यस सर। क्वेश्चन नंबर 11, टू बॉल्स आर रिलीज साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए। तो हमारे पास ये दो बॉल्स हैं, एक को डाउनवर्ड फॉल किया है जबकि दूसरे बॉल को हमने एक प्रोजेक्टाइल में, यहाँ हमारी जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर बॉल को एक इनिशियल वेलोसिटी जो कि सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, इस वेलोसिटी से हमने इसको फॉल करवाया है एज शोन इन द डायग्राम। दीज बॉल्स फॉलो डिफरेंट पाथ, दोनों के जो पाथ होंगे वो डिफरेंट होंगे। पाथ में क्या फर्क होगा? पहली वाली बॉल का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन होगी, जबकि जो दूसरी वाली बॉल है उसका पाथ प्रोजेक्टाइल होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन पजेस करेगा। और ये और साथ ये कहा है कि जो दोनों बॉल्स हैं डिफरेंट पाथ को फॉलो कर रहे हैं, बट दोनों बॉल्स एक साथ रीच करेंगे ग्राउंड के ऊपर, और इसका रीजन पूछा है हमें कि ऐसा क्यों होगा। सर इसका आंसर सी होगा, मतलब हाइट सेम है इनकी।
दोनों की हाइट सेम है इसलिए। सो ये वाली बात देखें, दोनों की ऑप्शन डी देखते हैं क्यों गलत है। हॉरिजॉन्टल, दे हैव सेम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। तो ये बात जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन फॉल करते हुए भी जो है वो हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सो यहाँ पर भी ए एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और यहाँ पर भी ए एक्स जो है वो ज़ीरो ही होगा, ये बात तो ठीक है। दे हैव द सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, नहीं सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है। यहां पर जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो है, जबकि यहाँ पर जो है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो नहीं होती, यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू होती है। सेम साइज ऑफ द बॉल, तो फ्री फॉल मोशन के अंदर साइज जो है वो कुछ खास इफेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं करता। सो जो रिमेनिंग हमारे पास ऑप्शन हो गए, दे हैव सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी जैसे हमने कहा नहीं होती, तो ये वाला ऑप्शन भी जो है वो गलत है। सी और डी में अगर हम देखें तो दे हैव द सेम वर्टिकल हाइट, बिल्कुल ठीक है, और दे हैव द सेम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। सो यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होती ही नहीं है, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही नहीं है। और यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होती है, बट हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होती है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। सो ये वाला ऑप्शन भी जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है इसका रीजन? यस सर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो चाहिए वर्क पावर एनर्जी शुरू हो गया। सो 2018 में देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में कहा है द गिवन डायग्राम शोज द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ अ बॉल, जिसमें डिफरेंट पोजीशंस पर ए बी सी डी चार पोजीशंस पर हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट्स को ब्रेक करके दिखाया हुआ है कि वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है, और हमें क्या बताना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट of the velocity will be maximum at which point। मैक्सिमम बताना है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। सर डी होगा। ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होगा, बल्कि जीरो तो नहीं होगा, कम कोई खास मैक्सिमम वैल्यू होगी। उसके बाद जैसे ही आगे पहुंचेगा तो वो कम होता जाएगा। अगर यहाँ पर भी कोई पॉइंट दिया हुआ होता तो यहाँ पर भी जो है वो वी वाई जो है वो मैक्सिमम होता है। आगे जैसे ही ऊपर मैक्सिमम हाइट को रीच करने जाती है प्रोजेक्टाइल, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो वाई कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज होता जाता है, और फिर दोबारा डाउनवर्ड मोशन के अंदर वो अगेन इंक्रीज होता है, और जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ग्राउंड को स्ट्राइक करने से जस्ट पहले वो मैक्सिमम हो जाता है। वैल्यू बढ़ते बढ़ते जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, और जैसे ही ये प्रोजेक्टाइल या बॉडी हिट करेगी ग्राउंड को, जो वेलोसिटी जो है वो अगेन जीरो हो जाती है। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा द रे हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट व्हाट एंगल। हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब वही जो हम रेंज कैलकुलेट करते हैं। रेंज के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, रेंज इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये रेंज का मतलब है। सर ये वाला समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन। ओके, देखो ये जो जी है ना, ये जी तो है कांस्टेंट। उसका मतलब है रेंज जो है वो अगर हम एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर ही मौजूद है, तो जी का इफेक्ट रेंज के ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा। ये बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज,
यहाँ इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, तो ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रेंज भी ज्यादा होगी। तो बट यहाँ इनिशियल वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, तो इसका मतलब है इसको भी छोड़ देते हैं। सो रिमेनिंग हमारे पास बच गया साइन टू थीटा। थीटा की वैल्यूज डिफरेंट होगी तो उसके हिसाब से जो रेंज आएगी वो भी डिफरेंट आएगी। सो फॉर एग्जांपल अगर थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा इज इक्वल्स टू 0, और थीटा अगर 0 पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो इसका मतलब है कि अगर थीटा 0 है तो जो पूरी रेंज है वो 0 हो जाएगी। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन रेंज विल बी इक्वल टू 0 मीटर। रेंज जो है वो कोई कवर नहीं होगी अगर एंगल 0 है, तो इसका मतलब मैक्सिमम रेंज तो हो नहीं सकती, ऑप्शन ए गलत है। ये बात समझ आई? यस सर। तो अच्छा सर इस तरह से बिल्कुल। 60 से सबसे छोटा हाई होगा, क्या कह रही हो, 60 सही होगा? क्योंकि उसकी वैल्यू 0.8 कुछ है। नहीं, देखो एक और चीज है यहाँ पर, तुमने सही किया, इसी तरह वैल्यू से चेक करते हैं, बट इसमें एक थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, मैं वही चीज समझा रहा था। सो हमें ये देखना है कि थीटा की कौन सी वैल्यू पर ये जो साइन थीटा पूरा है, इस पूरे की वैल्यू जो है वो हो जाए मैक्सिमम। जब पूरा साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब रेंज मैक्सिमम आएगी। सो उसका मतलब है कि साइन की जो वैल्यू है ना मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज एट 90 डिग्री। 90 डिग्रीज के ऊपर जो साइन की वैल्यू है वो हमेशा मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो एंगल आ रहा है ना टू थीटा, इस पूरे की जगह होना चाहिए 90। सो दिस टू थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो अगर टू थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो थीटा हमारे पास इक्वल हो जाएगा 45 डिग्रीज के। सो अगर हमारा इनिशियल एंगल 45 डिग्री होगा तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो ज्यादा से ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर है ये बात? यस सर। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम किसी भी बॉडी को, और ज्यादातर जो स्पोर्ट्समैन भी होते हैं जब बॉल को थ्रो करते हैं या बॉल को किक करते हैं और उनका जो एम है वो ज्यादा दूर तक बॉल को थ्रो करना या बॉल को किक करना होता है, तो देखना वो हमेशा 45 डिग्री से जो है वो हमेशा उस बॉडी को लॉन्च करेंगे। इसी तरह से जो लॉन्ग जंप होती है जिसमें जंप करके मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना होता है, तो उस लॉन्ग जंप में भी वो जो जंपर है वो कोशिश करता है कि फ्लाइट लेते हुए 45 डिग्री से जो है वो अपने आप को थ्रो करे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या रेंज को कवर कर सके। क्लियर है ये? यस सर। ओके देन हमारे पास ये वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट हो गया है। सो नेक्स्ट ईयर देखते हैं 2017। 2017 में आई थिंक ये सेकेंड ईयर का पेपर है। ओके 2017 का मैं चेक करता हूँ दोबारा। सेवनटीन का पेपर वन आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6। A bomb released from a jet plane. सर डी आंसर होगा। ऑप्शन डी ऑब्वियस आंसर है, प्रोजेक्टाइल। बट रीजन समझ आया क्यों प्रोजेक्टाइल होगा? यस सर। क्योंकि अगर ये प्लेन है फॉर एग्जांपल और प्लेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है, तो जब ये किसी ऑब्जेक्ट को, नॉर्मली तो हम ग्राउंड पे किसी ऑब्जेक्ट को यूं थ्रो करेंगे तब वो ये फ्लाइट प्रोजेक्टाइल वाली पजेस करेगा, बट
प्लेन से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप भी करेंगे ना, तो क्योंकि प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टली, वो प्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जिस बॉडी को हम ड्रॉप करेंगे तो उसकी भी एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, तो ये कभी भी जो है वो फॉल नहीं करेगा जिस तरह नॉर्मली फॉल करती है बॉडी जब हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं। वो फॉलिंग बॉडी हमेशा ये प्रोजेक्टाइल पाथ जो है वो फॉलो करते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेंगी। तो ऑप्शन जो है वो उसका बिल्कुल सही है, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उस पार्सल का जिसको हम जेट से फॉल करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है जो कि हमने लास्ट ईयर के अंदर किया। देखो वही डिफरेंट वर्डिंग्स के अंदर पूछा हुआ है बट कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। इन अ बैटल फील्ड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम रेंज, क्योंकि बैटल फील्ड के अंदर हमारा एम या हमारा पर्पस यही होता है कि हम मिसाइल्स को या बॉम्ब को ज्यादा से ज्यादा दूर तक थ्रो कर सकें। सो मिसाइल को फायर करते वक्त अगर हमें मैक्सिमम रेंज को गेन करना है तो हमारा लॉन्चिंग एंगल कितना होना चाहिए? 45। 45 डिग्री। और इसका रीजन वही सेम है जो अभी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर किया था। नेक्स्ट हमारे पास दूसरे क्वेश्चंस हैं। तो 2017 के बाद 2016, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दो क्वेश्चंस हैं। द प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ विच डायमेंशनल मोशन? सर 2 डायमेंशनल। बिल्कुल सही है, टू डायमेंशनल मोशन। और रीजन क्या है इसका? सर क्योंकि इसमें हम लोग को 2 कंपोनेंट्स की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। बिल्कुल सही है। एक तो वन डायरेक्शनल मोशन होता है जो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था। अगर एक कार है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वहाँ हम इक्वेशंस अप्लाई करते थे हॉरिजॉन्टल मोशन की। इसी तरह से अगर टॉप ऑफ द बिल्डिंग से किसी बॉल को फॉल करवाते थे, फ्री फॉल मोशन था, वो भी सिर्फ वन डायरेक्शन में था। ये एक्स डायरेक्शन में होता है मोशन, ये वाला वाई डायरेक्शन में होता है। जबकि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो वहां बॉडी के पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है वेलोसिटी का, वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है वेलोसिटी का। सो इन शॉर्ट ये जो मोशन है वो एक टू डायमेंशनल मोशन है। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, if the projectile is fired with the initial velocity of 90 meters per second, तो यहां हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, to hit the ground level target, then its maximum possible horizontal range will be. So हमें maximum possible range find out करनी है। so maximum range का मतलब है कि एंगल कितना होना चाहिए? 45। बिल्कुल सही है, एंगल हमारे पास होना चाहिए 45 डिग्रीज। और रेंज हमें कैलकुलेट करनी है। सो रेंज का फॉर्मूला देखो, रेंज का फॉर्मूला क्या था? वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो अगर हम यहाँ थीटा को 45 रख दें, सो वी आई भी गिवन है तो ये हो जाएगा 90 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 9.8। सो 90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100, और साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 45 इज साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू इक्वल होती है 1 के। सो इन शॉर्ट हम रेंज कैलकुलेट करने के लिए 8100 को डिवाइड कर देते हैं 9.8 से। रिजल्ट बताओ। सर 826.5 आ रहा है। 826 0.53। 0.53 मीटर। सो नियरेस्ट आंसर देखें तो साइंटिफिक फॉर्म के अंदर ये गिवन है 8.26 हो जाएगा।
10⁻², मीटर्स। ठीक है, तो परफेक्ट। नियरेस्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी बन रहा है। क्लियर है? यस सर। ये हमारे पास है 2016, 2015 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 and 7। क्वेश्चन नंबर 6 करो। सर हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फॉर्मूला हमारे पास एक ही टॉपिक था, वाटर ड्यू टू फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, जिसमें हमने ये एज्यूम किया था कि वाटर जो है वो एक पाइप में से फ्लो होता हुआ आता है और परपेंडिकुलरली आके स्ट्राइक करता है इस वॉल को, और जब वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, सो इन रिजल्ट ये वॉल भी जो है वो इस वाटर के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। सो यहाँ जो चीज गिवन है, वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारे पास जो है वो मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब वेलोसिटी होगी। स्ट्राइक्स दी वॉल नॉर्मली विद अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। तो न्यूटन्स के अंदर गिवन है, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास इक्वल होगी फोर्स के। जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है वो क्या है, दी मास फ्लो रेट ऑफ द वाटर। मास फ्लो रेट हमें वाटर का फाइंड आउट करना है। मास फ्लो रेट का मतलब है मास ओवर टाइम। रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। अब किस चीज के रेट की बात हो रही है, मास के रेट की बात हो रही है। सो m/t हमें फाइंड आउट करना है। डेटा क्लियर है? यस सर, मैंने आंसर ढूंढ लिया। ठीक है, क्या आंसर सर आ रहा है? 3 kg/s। 3 kg/s आंसर आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। फोर्स विल बी इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारे पास फॉर्मूला था, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। सो m/t फाइंड करना है, तो हम वेलोसिटी को दूसरी साइड पे देख लेते हैं। F/v इज इक्वल्स टू m/t। फोर्स हमें गिवन है 15 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। सर मुझे बी आंसर लग रहा है इसका। ऑप्शन बी, क्या मतलब है इसका? तो यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए पूछा है, तो मुझे लगा पावर्ड है और अनगाइडेड इसलिए क्योंकि वो अपने में मतलब वो सेपरेट हो जाता है जब हम लोग उसको वो रिलीज करते तभी। अच्छा, अनगाइडेड का मतलब या गाइडेड का मतलब देखते हैं। गाइडेड का मतलब ये होता है कि हम फ्लाइट के दौरान उसकी डायरेक्शन या उसका जो टारगेट है उसको चेंज कर सकें, इसका मतलब होता है गाइडेड। अनगाइडेड का मतलब यह है कि हमने अगर एक बार उसको लॉन्च कर दिया एक खास एंगल पे, एक खास कैलकुलेशन करने के बाद कि हमें उसको इतने टारगेट पे जाके हिट करना है। सो इनिशियल सारी कैलकुलेशन होती है, एक बार हमने उसको लॉन्च कर दिया उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसको फर्दर गाइड नहीं कर सकते। ये होता है गाइडेड और अनगाइडेड।
पावर्ड और अनपावर्ड का मतलब क्या है कि जिस तरह से लाइक फॉर एग्जांपल रॉकेट होता है, रॉकेट के अंदर अपना एक इंजन होता है, अपना एक फ्यूल होता है जिससे वो पावर्ड होता है, अपनी स्पीड को वो बढ़ा या कम कर सकता है क्योंकि उसके पास पावर है करने की। सो बैलिस्टिक मिसाइल की डेफिनेशन ही यही है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो अनगाइडेड होता है, जिसको हम गाइड नहीं कर सकते, और साथ साथ वो अनपावर्ड होता है। यही इसकी डेफिनेशन है कि a ballistic missile is the one that is unpowered as well as unguided। दोनों वर्ड्स का मतलब समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो उसका बी नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डी। ठीक है, ओके सर। ये ईयर था 2015। ठीक है, नेक्स्ट ईयर देखते हैं, 2014 है। क्वेश्चन नंबर 6। सर इसका आंसर मुझे सी लग रहा है। सी लग रहा है? क्यों सी लग रहा है? सर क्योंकि बॉल एक वो आती है ना, ज़्यादा फोर्स और स्पीड से आती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए फिर वो पीछे अपना हाथ कर लेता है ताकि हम्म, इम्पैक्ट कम हो जाए। इम्पैक्ट कम हो जाए। अच्छा देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग है, और एग जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है, और हमने यहाँ पर अपना हाथ जो है वो स्टैटिक रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा। एग जैसे ही यहाँ पर हाथ के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइक करने से फोर्स अप्लाई करेगा हैंड के ऊपर, और एज अ रिजल्ट हैंड भी अप्लाई करेगा इस एग के ऊपर फोर्स, जिसकी वजह से एग ब्रेक हो जाता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही ये एग हमारे हाथ को हिट करे, स्ट्राइक करेगा, हम हाथ को इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस एग मूव करेंगे, जिससे क्या होता है कि जो फोर्स लग रही होती है उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। जब पहली वाली एग्जांपल थी, जब मैंने अपने हाथ को मूव नहीं किया, तो जो फोर्स लगने का जो टाइम है वो शॉर्ट था। सारी की सारी फोर्स एक माइन्यूट से पार्ट ऑफ द सेकंड्स के अंदर अप्लाई हो गई, जिसकी वजह से फोर्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो एग ब्रेक हो गया। जबकि जब हम अपने हाथ को एग के साथ टच करते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हमारे हाथ और एग के दरमियान ये जो टच हो रहा है, जिससे जो फोर्स अप्लाई हो रही है हाथ की एग पर और एग की हाथ के ऊपर, इसका जो टाइम है वो स्प्रेड हो जाता है, टाइम बढ़ जाता है, और टाइम के बढ़ने की वजह से जो फोर्स का इम्पैक्ट है, फोर्स का जो इफेक्टिवनेस है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से एग ब्रेक नहीं होता। और कोई स्पोर्ट्समैन बॉल को अगर कैच कर रहा है, तो बॉल उसके हाथ से लगकर कैच ड्रॉप नहीं हो सकता। समझ आया ये? यस सर, तभी डी आंसर होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सो इम्पल्स वाला टॉपिक था ये। इम्पल्स का मतलब ही होता है कि जो फोर्स के अप्लाई होने का जो टाइम है वो जितना ज्यादा होगा, तो फोर्स का जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। रीजन क्लियर है इसका? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। If a body of less mass collide elastically with a very massive body which is at rest, तो एक बहुत ही हैवी बॉडी है और ये हमारे पास रेस्ट पर है, और एक छोटी बॉडी जो है वो आके इसको हिट करती है, देन द बॉडी ऑफ लेस मास विल बाउंस बैक। बाउंस बैक हो जाएगी, और उसकी वेलोसिटी कैसी होगी ये बताना है।
सेम होगी। बिल्कुल सही है, सेम वेलोसिटी होगी। बिकॉज अगर ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आके इसको स्ट्राइक करेगा ये बॉल, तो इसको स्ट्राइक करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो सेम रहती है, जबकि ये जो माइन्यूट से मास वाला बॉडी थी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। अगर वेलोसिटी वी थी तो टकराने के बाद, कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी माइनस वी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 12 मीटर पर सेकंड से आके स्ट्राइक करेगा, तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी -12 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी जो हैवी बॉडी थी जो कि रेस्ट पे थी, उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट ईयर देखते हैं, 2013। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 6 में, और 5 जो है वो प्रीवियस चैप्टर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, जिसमें हमें पूछा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव कहां पर है। सर मुझे Y2Z लग रहा है। बिल्कुल सही है, Y2Z जो है वो बॉडी रिटार्डेशन कर रही है, बॉडी के अंदर रिटार्डेशन मौजूद है, या फिर बॉडी के अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन मौजूद है। और एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज। तो यहाँ अगर हम देखें तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, चेंज जो है वो नेगेटिव के अंदर आ रहा है, तो इट्स मीन बॉडी रिटार्ड कर रही है, या बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। सो ऑप्शन डी जो है वो Y2Z करेक्ट आंसर है। यस सर, डिसेलरेट कर रही है बॉडी यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास शायद एक ही क्वेश्चन था। नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है वो सेम चैप्टर का है। इफ अ रॉक इज थ्रोन इन द कॉस्मोस विच इज फ्री फ्रॉम ऑल ग्रेविटेशनल एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस। सो फॉर कॉस्मोस का सिंपल मतलब समझ लो स्पेस, और जहां कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती, सो रॉक के साथ क्या होगा? सर A या C होगा। ए या फिर सी? क्यों ए और सी? कि सर अगर ग्रेविटेशनल कोई फोर्स नहीं है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, और ग्रेजुअली स्टॉप के लिए हमें कोई स्पीड की नीड हो, तो मैं इसलिए A और C में कंफ्यूज हूँ। ओके, नॉट मूव क्यों कहा तुमने? ए में और सी के अंदर बिल्कुल ये ऑपोजिट ऑप्शंस हैं, तो कंफ्यूजन तो जो क्लोज होते हैं उसमें होती है। नॉट मूव का मतलब है अगर किसी रॉक को मैं स्पेस में थ्रो कर दूं, तो थ्रो करने से वो मूव ही नहीं करेगा। या फिर सर C होगा, मूव तो करेगा लेकिन मोशन में शायद कंटिन्यू रहा। बिल्कुल सही है, अपना मोशन कंटिन्यू करेगा। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, हिंट यहाँ पे दी हुई है सवाल के अंदर, फ्री फ्रॉम ऑल फोर्सेस। फ्री फ्रॉम ऑल फोर्सेस का मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज जीरो। जब नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब है बॉडी विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी अपनी मोशन को पजेस करेगी विदाउट चेंज इन इट्स वेलोसिटी। सो ऑप्शन सी जो है वो सही है। ऑप्शन बी तुमने बिल्कुल सही कहा, ग्रेजुअली स्टॉप के लिए हमें फोर्स चाहिए होती है, और फोर्स यहाँ पे सवाल में कहा है कि फ्री ऑफ फोर्सेस सिमिलरली possess एंगुलर एक्सेलरेशन, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जिस तरह से एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए बॉडी को टॉर्क चाहिए होता है। सो ये दोनों चीजें जो है वो उस वक्त होती हैं जब फोर्स लगे। सबके सवाल में ये कह दिया कि कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके, सो एक और लास्ट ईयर देख लेते हैं, 2012। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर कर दो डायरेक्ट।
पैराबोलिक। बिल्कुल सही है, पैराबोलिक। ये जो शेप होता है ना, जिस शेप के अंदर प्रोजेक्टाइल मूव करता है, उस शेप को पैराबोला कहते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, which of the following factor is not acquired to obtain the maximum height? सर मास होगा आंसर। बिल्कुल सही है, मास होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज जी। वेलोसिटी में हमारे पास वी आई होता है, एंगल में हमारे पास थीटा होता है, और मास जो है वो फॉर्मूले के अंदर नहीं आता। तो जो मैक्सिमम हाइट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। क्लियर है यहां तक? यस सर।